जिस प्लेनेट पे तुम अभी सांस ले रहे हो ये शुरुआत से ऐसे नहीं था। अगर तुम आज से 4 बिलियन साल पहले अर्थ पर पैदा होते तो ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। उस वक्त की अर्थ को ध्यान में रखकर ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है कि यहाँ भी लाइफ इवॉल्व हो सकती है। इस वीडियो में हम अर्थ की पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। करीब 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ का बर्थ कैसे हुआ, आखिर किस तरह अर्थ ने हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक जैसे एरास को क्रॉस किया। इनमें से हर एक एरा में कंडीशंस कैसे चेंज होती गईं, कब अर्थ पर ओशंस आए, एटमॉस्फेयर कैसे बना और लाइफ पहली बार कब और कैसे स्टार्ट हुई। हम हर एक टाइम फ्रेम के साथ देखेंगे कि कैसे अर्थ एक हेल्प प्लैनेट से एक स्टेबल और हैबिटेबल वर्ल्ड बना। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने ईयरफोन्स उठाओ और कुछ खाने पीने का है तो लेकर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो 1000 में से सिर्फ एक के पास होती है। द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ। आज अर्थ एक स्टेबल प्लैनेट है, लेकिन स्टार्टिंग में अर्थ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। उस टाइम स्पेस में बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड था जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस क्लाउड को कोलैप्स करना स्टार्ट किया और कोलैप्स के साथ क्लाउड्स रोटेट भी करने लगे। इस क्लाउड के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और इसी प्रोसेस से हमारे सूरज का जन्म हुआ। सन के चारों तरफ एक रोटेटिंग डिस्क बनने लगी जिसमें डस्ट, रॉक्स और आइस के पार्टिकल्स थे और इसी डिस्क ने बाद में प्लैनेट्स को फॉर्म किया। प्लैनेट्स बनने का मेन प्रोसेस होता है एक्रीशन, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स और रॉक्स का कोलाइड करके ग्रेजुअली एक बिगर बॉडी बनना। अर्ली सोलर सिस्टम में ये कोलिजन बहुत ही नॉर्मल थे क्योंकि सब ऑब्जेक्ट्स अनस्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहे थे। प्रोटो अर्थ यानी कि सीड ऑफ द अर्थ इसी फेज में फॉर्म हुआ। बट ये प्रोटो अर्थ एक कंप्लीट प्लैनेट नहीं थी। अर्थ का अर्ली वर्जन कांस्टेंट इंपैक्ट्स को फेस कर रहा था। इनमें से हर एक इंपैक्ट हीट जनरेट करता है। इसी वजह से उस वक्त अर्थ का सरफेस मोस्टली मॉल्टन स्टेट में था और कोई भी स्टेबल क्रस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बेसिकली अर्थ एक हॉट और ग्लोइंग बॉडी थी जो कंटिन्यूअसली मैटर कलेक्ट कर रही थी। अर्थ के अर्ली स्टेज में एक मास साइज बॉडी एग्जिस्ट करती थी जिसे हम यूजुअली थिया बोलते हैं। साइंटिफिक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि थिया का ऑर्बिट अर्थ के पास शिफ्ट हुआ और फिर अर्थ के साथ एक मैसिव कोलिजन हुआ। ये इंपैक्ट सोलर सिस्टम की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक माना जाता है। कोलिजन इतना पावरफुल था कि अर्थ का एक बड़ा हिस्सा मेल्ट और वेपराइज हो गया और बहुत सारा डिब्रीज स्पेस में चला गया। यही डिब्रीज अर्थ के अराउंड उसके ऑर्बिट में एक रिंग जैसा फॉर्म हो गया और कांस्टेंट ग्रेविटी कोलिजन की वजह से हमारे मून का जन्म हुआ। थिया के इंपैक्ट के बाद अर्थ दोबारा से मोल्टन लावा में डूब गया। मोल्टन प्लैनेट्स में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें हैवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और निकल नीचे सिंक करते हैं और लाइट सिलिकेट्स ऊपर आते हैं। इसी प्रोसेस से अर्थ का कोर फॉर्म हुआ और ऊपर मेंटल और क्रस्ट डेवलप होने लगी। कोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ का लिक्विड आउटर कोर मूविंग आयरन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। डिफरेंशिएशन के बाद अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। अर्थ के फर्स्ट मेजर फेज को हेडियन ईयन कहते हैं और इस टाइम अर्थ का एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली हार्श था। सरफेस पे स्टेबल लैंड मास नहीं था, मोस्टली मॉल्टन रॉक और फ्रीक्वेंट वोल्केनिज्म था। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन बेस्ड नहीं थी और वोल्केनिक गैसेस डोमिनेट कर रही थी जैसे कि CO2, N2, वाटर वेपर, मीथेन और सल्फर कंपाउंड्स। ओजोन लेयर का नामो निशान नहीं था, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस पे आती थी और इस फेज में अर्थ पे लाइफ का स्टेबल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद एक और मेजर इवेंट होता है जिसे कहते हैं लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। इस पीरियड के अंदर इनर सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड और लेफ्ट ओवर डिब्रीज ने अर्थ, मून और मार्स जैसे प्लेनेट पे हैवी इंपैक्ट्स किए। हर बड़ा इंपैक्ट सरफेस को रीमेल्ट और एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता था। मून पर आज भी इसके क्रेटर्स विजिबल हैं क्योंकि मून पर इरोजन और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव नहीं होती, इसलिए मून का सरफेस प्रिजर्व रहता है। अर्थ पर ये क्रेटर्स ज्यादा विजिबल नहीं होते क्योंकि अर्थ का सरफेस कंटिन्यूअसली रिसाइकल होता रहता है। बॉम्बार्डमेंट डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसी फेज में वाटर रिच मिनरल्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अर्थ को डिलीवर हुए जो बाद में ओशंस, केमिस्ट्री और लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल बने। अब हम देखेंगे अर्थ का फर्स्ट रियल ट्रांसफॉर्मेशन, कूलिंग, वाटर का स्टेबल होना और एटमॉस्फेयर का फाउंडेशन सेट होना।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थ ठंडा कैसे हुआ। अर्थ के पास इनिशियली हीट के 4 मेन सोर्स थे, जिसमें से पहला है एग्रेशन एनर्जी, यानी प्लेनेट बनने के टाइम जो कोलिजन्स हो रहे थे उनसे निकलने वाली हीट। सेकंड है थिया इम्पैक्ट। तीसरा है रेडियो एक्टिव डिके, जैसे कि यूरेनियम, थ्रोइयम और पोटेशियम 40। और चौथा है कोर फॉर्मेशन हीट, यानी कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब कूलिंग हुआ क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली अपनी हीट स्पेस में लूज करता गया। रेडिएशन के थ्रू हीट बाहर निकलती रही। सरफेस पे एक टाइनी क्रस्ट फॉर्म हो गया। क्रस्ट बार बार मेल्ट होता रहा और दोबारा बनता रहा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ एकदम से ठंडी नहीं हुई, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस था। इनिशियली अर्थ का सरफेस अनस्टेबल था, कभी सॉलिड क्रस्ट और कभी वापस से मॉल्टन। लेकिन टाइम के साथ क्रस्ट ज्यादा स्टेबल होने लगा और प्लेनेट का सरफेस ग्रेजुअली लेस एक्सट्रीम होने लगा। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अर्थ पर जो 75% ओशंस है, यानी कि पानी है, वो कहां से आया। ये एक बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि अर्थ का जो पानी है वो सिर्फ अर्थ से नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। यस, क्योंकि ये पानी हमारी अर्थ का है ही नहीं। अब इसके ऊपर वैसे तो काफी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी यही कहती है कि अर्थ का जो पानी है वो अर्थ का है ही नहीं, वो एस्ट्रॉइड्स के थ्रू आउटर स्पेस से आया था। लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसे कहते हैं वोल्केनिक आउटगैसिंग। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि अर्थ का पानी अर्थ ने खुद बनाया था। अर्ली अर्थ के वोल्केनोज सिर्फ लावा नहीं निकालते थे, वो गैसेस भी रिलीज करते थे, जैसे कि वाटर वेपर यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रोजन यानी कि N2। अर्थ के इंटीरियर में वाटर ऑलरेडी मिनरल्स के फॉर्म में लॉक्ड हो सकता था, लेकिन जब वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई तो उसने वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में पुश कर दिया। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, वाटर वेपर कंडेंस होने लगा, जिसकी वजह से क्लाउड्स बने और इवेंचुअली बारिश होना स्टार्ट हुई। लेकिन ये रेनफॉल कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। अर्ली अर्थ में रेन पोटेंशियली थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यूअसली होती रही, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ह्यूज अमाउंट में था। जिसके बाद आती है सेकंड थ्योरी, जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स। सेकंड थ्योरी यही कहती है कि वाटर रिच एस्ट्रॉइड्स या फिर कॉमेट्स अर्थ पे इम्पैक्ट्स के थ्रू वाटर डिलीवर करते रहे। आज भी हम कार्बोनेशियस कॉन्ड्रियाइड्स टाइप के एस्ट्रॉइड में वाटर बियरिंग मिनरल्स और आइस सिग्नेचर्स देखते हैं, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अर्थ को एक्स्ट्रा वाटर आउटर सोलर सिस्टम बॉडीज से मिला हो। जब टेम्परेचर इतना लो हुआ कि वाटर लिक्विड फॉर्म में स्टेबल रह सके, तब ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। ओशंस का इम्पैक्ट अर्थ पे मैसिव था, क्योंकि ओशंस सरफेस को कूल करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, हीट को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं, वेदर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ओशंस फॉर्मेशन के बाद वाटर ने रॉक के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट किया और यही जियोकेमिस्ट्री का मेन बेस बना। वेदरिंग प्लस ओशन रिएक्शंस के थ्रू मिनरल्स डिसॉल्व होने लगे, सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होने लगे, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ओशंस का पानी खारा है, यानी कि सॉल्टी है। अर्थ का करंट एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, लेकिन अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन बेस्ड नहीं था। शुरुआत में अर्थ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ था, बट अर्थ की ग्रेविटी वीक थी और सोलर विंड स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर मोस्टली लॉस्ट हो गया, और जो एटमॉस्फेयर बाद में बना उसको बोलते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। और यही वो एटमॉस्फेयर है जो मेनली वोल्केनोज के थ्रू बना था। इसमें मेजर गैसेस थी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन, H2O यानी कि वेपर, CH4 यानी कि मीथेन, और कुछ कंडीशंस में NH3 यानी कि अमोनिया। इस पीरियड में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर था, और ऑनेस्टली उस वक्त ऑक्सीजन का ना होना ही बेहतर था। इस स्टेज पर अगर लाइफ एग्जिस्ट भी करती तो वो ऑक्सीजन को यूज ही नहीं कर पाती। अब देखो, उस वक्त का सन आज का कंपैरिजन में काफी वीक था, काफी ठंडा था, उसका एनर्जी आउटपुट काफी कम था, तो लॉजिकली उस वक्त अर्थ को ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, मे बी फ्रोजन। बट एविडेंस कहता है कि उस वक्त अर्थ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा था। तो सवाल ये है कि सन से इतनी कम एनर्जी आउटपुट लेने के बाद भी हमारी अर्थ फ्रीज क्यों नहीं हुई। इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। अर्ली एटमॉस्फेयर में CO2 और मीथेन जैसे गैसेस हीट को ट्रैप करते थे, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और इसी ग्लोबल वार्मिंग ने अर्थ को हैबिटेबल टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने में हेल्प किया। अर्थ का एटमॉस्फेयर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाया क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग थी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव थी। मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम है सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करना। सोलर विंड बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम होता है जो एटमॉस्फेयर को स्लोली स्ट्रिप कर सकता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी प्लेनेट मार्स। मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ना के बराबर है। इसी वजह से सोलर विंड ने उसका एटमॉस्फेयर को बहुत थिन कर दिया। वहाँ का वाटर स्टेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से अपेरेंटली प्लेनेट ड्राई और कोल्ड हो गया। और अर्थ के पास मैग्नेटिक शील्ड का ह्यूज एडवांटेज था। जब ओशन स्टेबल होने लगे, अर्थ का क्रस्ट और मेंटल इंटरेक्शन भी इवॉल्व होने लगा। अर्ली ओशन फ्लोस पे वोल्केनिक एक्टिविटीज कॉमन थी।
हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि हॉट वाटर और मिनरल्स का रिलीज होना ये भी डेवलप होने लगा। अब ध्यान दो, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स का इंपॉर्टेंस फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इनकी मदद से ही मिनरल रिच एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एनर्जी ग्रेडियंट्स एग्जिस्ट करेंगी और इवेंचुअली अर्थ पर सबसे पहली माइक्रोबियल लाइफ की फॉर्मेशन होगी। यही वो छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर धरती की सबसे पहली जिंदगी की शुरुआत हुई, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर, लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद कॉम्प्लेक्स लाइफ और फिर फाइनली हम जैसे इंटेलिजेंट बीइंग्स। The formation of continents, activities of tectonic plates and the evolution of atmosphere। ये फेज अर्थ के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसी टाइम पर अर्थ एक स्टेबल, लेयर्ड और सेल्फ रेगुलेटिंग प्लेनेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल सिस्टम है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये बेसिकली अर्थ का इंजन है जो क्रस्ट को मूव करता है, रिसाइकिल करता है और प्लेनेट को जियोलॉजिकली एक्टिव करता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स यूजुअली मेंटल के ऊपर मूव करती हैं, क्योंकि मेंटल में हीट ड्रिवन कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से अर्थ पर रिफ्टिंग यानी प्लेट्स का सेपरेट होना, सबडक्शन यानी कि प्लेट्स का नीचे जाना और माउंटेन बिल्डिंग जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो गए। टेक्टोनिक प्लेट्स का बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि ये कार्बन साइकिल और क्लाइमेट स्टेबिलिटी में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्ग टर्म रिमूव और री इंट्रोड्यूस करता रहता है, विच हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर। ओशंस के स्टेबल होने के बाद अर्थ की क्रस्ट और स्टेबल रीजन्स डेवलप होने लगे। अर्ली कॉन्टिनेंट्स मोस्टली स्मॉल थे, बट टाइम के साथ स्टेबल कोर बनने लगे, जिसे कार्टोन्स कहते हैं। कार्टोन्स अर्थ के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल कॉन्टिनेंट पार्ट्स होते हैं और ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी वजह से वेदरिंग इंक्रीज हुई, न्यूट्रिएंट्स ओशंस में गए और लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज पॉसिबल हो पाया। यही लैंड मासेस बाद में बड़े कॉन्टिनेंट्स बनने के बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस पीरियड में ओशंस की केमिस्ट्री कंटिन्यूअसली चेंज होती रही। वाटर और रॉक के इंट्रैक्शन की वजह से ओशंस में डिसॉल्व मिनरल्स बढ़ते गए। अर्ली एटमॉस्फेयर अभी भी ऑक्सीजन बेस्ड नहीं थी और मेजर गैसेस अभी भी N2, CO2, वाटर वेपर और कुछ अमाउंट में मीथेन जैसी गैसेस ही थी। लेकिन स्लोली एटमॉस्फेयर चेंज होने लगी, क्योंकि ओशंस और रॉक्स CO2 को एब्जॉर्ब करने लगे और वेदरिंग प्रोसेस CO2 को मिनरल्स में लॉक करने लगे। वोल्केनिक एक्टिविटी CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में ऐड करती रही, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर एक बैलेंसिंग सिस्टम जैसा बिहेव करता रहा। इस स्टेज में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था या फिर एक्सट्रीमली लो था, और अगर अर्ली माइक्रोब्स एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे तो वो एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे होंगे। हमारा सन अर्ली अर्थ के टाइम पर थोड़ा सा वीक था, इसीलिए अर्थ को हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस वार्मिंग इम्पोर्टेंट थी। CO2 और मीथेन जैसे गैसेस इंफ्रारेड हीट को ट्रैप करके रखती हैं और अर्थ को वार्म बनाए रखती हैं। अगर उस वक्त ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी अर्थ पर कभी भी लाइफ इवॉल्व हो ही नहीं पाती, क्योंकि उस वक्त ग्रीन हाउस इफेक्ट एक मैकेनिज्म था जो अर्थ के लिक्विड वाटर को लिक्विड में ही बनाए रखता था। अगर ये मैकेनिज्म उस वक्त ना होता तो हमारे ओशंस हमेशा के लिए फ्रीज हो जाते। जब ओशंस परमानेंट हो गए, क्लाउड स्टेबल हो गए और कॉन्टिनेंट्स रिकॉग्नाइजेबल होने लगे, तब अर्थ का ओवरऑल लुक अर्थ लाइक बनने लगा। अगर उस वक्त तुम अर्थ को स्पेस से देखते तो वो एक परफेक्ट प्लेनेट की तरह दिखाई देती। ये एग्जैक्ट वही स्टेज है जहाँ पर अर्थ एक हैबिटेबल सिस्टम के जैसा बिहेव करता है, नॉट जस्ट अ हॉट रॉक इन स्पेस। तो क्या अब हमारी अर्थ लाइफ को सस्टेन करने के लायक बन चुकी है? इसका आंसर है यस। बट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि ऑफ कोर्स इसी वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। इसलिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की कहानी अगले एपिसोड में कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।